डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 67। तब अमन ने आहिस्ता से हम कहा और ईशा अमन के साथ सेल्फी लेने लगी, और उसने एक फोटो जल्दी से अमन के गाल पर किस करते हुए ले ली, और अमन ने गुस्से में कहा, ईशा ये सब मुझे पसंद नहीं है। तब ईशा ने कहा, मोम को यकीन दिलाना जरूरी है, और अमन खामोश हो गया। अब याना किचन से काम निपटा कर कमरे की तरफ जा रही थी और उसने इमली को देखा। उसको वो कहीं नहीं देख रही थी। अब वो बाहर वाले हॉल की तरफ आई। कोई भी काम करने वाली नहीं थी। याना को कुछ अजीब सा लगा। तभी याना को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से निकल कर भागा हो, और याना ने एकदम पलट कर कहा, कौन है वहाँ? याना को लग रहा था कोई पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। याना अब आहिस्ता से पर्दे के पीछे गई तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। अब जैसे ही याना पलटी तभी सामने 5 आदमी खड़े थे। उन्होंने अपने चेहरे को काले कपड़े से ढका हुआ था। बस उनकी आंखें ही चमक रही थी, और याना की उन्हें देखकर सांस रुक सी गई, और याना अब पीछे हटते हुए बोली, कोको कौन हो तुम लोग? और अब उन्होंने हंसते हुए कहा, हम वो हैं जिस औरत को उसका मर्द प्यार ना करता उसको हम प्यार करते हैं। और याना उनके इरादे जानकर फुर्ती से बाहर की तरफ भागी, लेकिन उन्होंने दुगनी तेजी से याना की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और एक झटके से उसकी पूरी साड़ी खोल दी, और याना अब दोनों हाथ सीने पर लपेटकर बुरी तरह रोने लगी। अब छुट्टन ने कहा, अरे मोहन, जितनी तन ने तारीफ की या तो उस भी ज्यादा कसूती। इसकी कटीली जवानी को देखकर तो महारा अंग फड़क रहा। अब याना ने मोहन से कहा, मोहन तुम्हें तो मैंने अपना भाई कहा था। तब मोहन ने कहा, लेकिन भाभी सा देवरों को तो पूरा हक हो भाभी पे। अब कब तक महारे अमन भाई सा को अपनी जवानी का रस पिलाओगी? थोड़ा हमारा भी हिस्सा डाल लो। और अब वो याना की तरफ बढ़े, और जैसे ही याना पलटी एक ने पीछे से याना के बाल मुट्ठी में दबोच लिए, और उसने ने अपने मुंह पे से कपड़ा हटाया और याना के होठों की तरफ बढ़ने लगा। याना को उस आदमी के मुंह से बहुत ज्यादा शराब और तंबाकू की आ रही थी। उसके काले काले होंठ और बड़ी बड़ी काली मूंछ, जिस पर कुछ पानी सा आया हुआ था। याना को उसकी तरफ देखकर भी उल्टियां सी आ रही थी, और याना ने चीख कर रोते हुए कहा, प्लीज छोड़ दो। और याना ने अपना मुंह दूसरी तरफ किया तो उसने अपने हाथों में उसका नाजुक मुंह दबोचा और एक झटके से अपनी तरफ किया, और तभी याना की नजर पास रखे पीतल के पोट पर गई, और याना ने एक हाथ से उठाकर उसके सर पर खींचकर मारा, तो वो एक झटके से पीछे हो गया और अपना सर पकड़कर हाय हाय करने लगा। और याना अब चीखते हुए कमरे तरफ भागी, बचा ओ अमन। अब जैसे ही याना सीढ़ियों की तरफ भागी तभी मोहन ने उसकी टांग पकड़ी और याना मुंह के बल जीने पर गिरी, और याना की दिल चीर देने वाली आवाज निकली। और मोहन अब याना को जीने से खींचता हुआ लाया और उसका सर जीने से टकराता हुआ नीचे तक आया, तो याना की आंखों के आगे अंधेरा सा आने लगा। और तभी छुट्टन सामने आया, क्योंकि याना ने उसका सर गमले से फोड़ दिया था। अब उसने याना के पीछे से बाल पकड़े और याना का सर दीवार में दे मारा, और याना के शायद माथे से खून की फुहार निकली। हराम जादी, महारा सर फोड़ दिया तन, और वो दोबारा उसका सर दीवार में मारने वाला था। तभी मोहन ने कहा, अरे ऐसे तो ये मर जाएगी, पहले इससे काम तो निकाल ले। अगर ये मर गई तो कि मुर्दे के साथ बलात्कार करोगे के? और याना बुरी तरह चीख रही थी। अमन का दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था, इसलिए वो किसी से बिना कुछ कहे घर की तरफ निकल गया और उनको अपने एक ड्राइवर को लाने के लिए कह दिया। अब अमन फिर से उसी जगह आया, और अब अमन को फिर से वो लड़की फूल लिए खड़ी दिखी। अमन ने उसको इशारे से अपने पास बुलाया, और वो लड़की फिर से फूल लिए अमन की गाड़ी के पास आई। अब ने उससे दोबारा फूल लिए। अमन उसको दोबारा पैसे देने लगा, तो उसने कहा, नहीं नहीं साहब जी, आपने इतने पैसे पहले ही दे दिए हैं, दोबारा लूंगी तो भगवान महारे को नर्क में भी जगह ना देवेगे। अब अमन ने मुस्कुरा कर थैंक यू कहा और फूल गाड़ी में रखे और घर तरफ आया। याना किसी के काबू नहीं आ रही थी। वो पूरा जोर लगा रही थी उन भेड़ियों से बचने के लिए। अब बिरजू ने कहा, एक काम करो, तुम दो इसके हाथ पकाओ और तुम दोनों इसके पैर पकाओ। और उन्होंने ने ऐसा ही फिर एक एक करके इसका रेप करेंगे। और याना का पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। उसको लग रहा था शायद अब वो जिंदा नहीं बचेगी, और वो बार बार चीखते हुए मदद को पुकार रही थी, बचाओ बचाओ। अब 2 लोगों ने याना के पैर पकड़े और दोनों ऊपर से हाथ पकड़े। अब छुट्टन ने अपने दोनों पैरों के बीच याना को कर लिया और अपना नाड़ा खोला, लेकिन याना ने फिर हिम्मत से काम लिया। याना ने अब अपना मुंह साइड करके बिरजू के हाथ में काट लिया और अपना हाथ छुड़ाकर अपनी पास रखी सेंडिल उठाकर एक के मुंह पर मारी। और अब सामने जो छुट्टन याना के ऊपर झुकने वाला था,
तब याना ने उसके मैन पॉइंट पर एक घूंसा मारा और वो पीछे को उन दोनों पर गिर गया। ये सब याना ने बहुत फुर्ती से किया। अब अमन की गाड़ी हवेली के अंदर जैसे ही एंटर हुई तो अमन ने देखा सारे गार्ड कुर्सी पर बेहोश पड़े थे और अभी अमन कुछ समझ पाता तभी की दर्द से भरी चीख अमन के कानों से टकराए, बचाओ। और अमन के हाथ से वो फूल छूटकर वही छुटकर जमीन पर गिर गए और अमन अब जितनी फुर्ती से भाग सकता था उतनी फुर्ती से अंदर की तरफ भागा और अंदर का नजारा देखकर अमन के जिस्म सुन पड़ चुका था, उसके पैरों से जमीन निकल गई थी। अमन ने जब देखा 5 आदमी याना के पीछे भाग रहे थे और याना के माथे से खून बह रहा था। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे और जिस्म की साड़ी फर्श पर पड़ी थी और याना ब्लाउज और पेटीकोट में पूरी ताकत से बाहर की तरफ भाग रही थी। और याना अब भागते हुए अमन से बुरी तरह से टकराए और ने याना जब अमन को देखा तो उसके अंदर तक सुकून उतर गया, क्योंकि अब वो जान गई अब वो सेफ है, उसका पति उसकी इज्जत का रखवाला आ चुका है। और याना से अब एक सेकंड भी खड़ा ना रहा गया और वो एकदम जमीन पर गिरने वाली थी। तभी अमन ने उसको बाहों में भर लिया और उसको एकदम सोफे पर लिटाया और अपनी जैकेट उतार कर याना के ऊपर ढक दी। और अब वो पांचों अपनी जान बचाने को बाहर की तरफ भागे, लेकिन उस पहले ही अमन उन पर टूट पड़ा और उनको बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मोहन को उठाकर जमीन पर पटका और ऊपर उठाकर एक जोरदार पंच उसके माथे पर मारा और उसका सर किसी तरबूज की तरह फट गया। खून की फुहार दीवार पर जा लगी और बिजली की सी तेजी से छुट्टन को पकड़ा और अपना दोनों हाथों से उसका ऊपर नीचे का जबड़ा पकड़ा और 2 हिस्से में उसका मुंह फाड़ दिया। तीसरा निकल कर भागा तो अमन ने अपने साइड में से चाकू निकाला और उसके गले से लेकर नीचे तक किसी कपड़े की तरह चीर दिया और बार बार दहाड़ कर कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। और उनको अमन गंदी गंदी गालियां दे रहा था। चौथे के उठाकर फर्श पर दे मारा और उसकी कमर पर घुटना रखा और उसकी गर्दन पकड़कर पूरी पीछे पैर से मिला दी और उसकी कमर टूट गई और वो दहाड़ा, हाय बड़े सरकार गलती हो गई। और अमन ने अब उसकी गर्दन पूरी घुमा कर कहा, गुनाह किया है तूने जिसकी सजा सिर्फ मौत है। और वो आदमी उन सब की इतनी भयानक मौत देखकर पाजामे में खौफ से मुंह दिया और अमन ने उसके लात दबाकर मारी और वो दीवार में जा लगा और वो गिरते ही मर गया। अमन का अब गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था और उसने दीवार से भाला उतारा और उनके जिस्म को भाले से छलनी कर दिया, उनका पूरा जिस्म बिन दिया। लेकिन अमन को कुछ होश नहीं था कि वो गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि अमन का दिल बंद हो रहा था ये सोचकर अगर वो आज थोड़ी सी देर कर देता तो वो अपनी बीवी को खो देता, अपनी मोहब्बत की लाश को वो कैसे अपने कंधे पर उठाता। और तभी पीछे से उसके साथ गए गार्ड और पूरा परिवार आ गया और अब सारी लड़कियां घर के अंदर का ये नज़ारा देखकर बुरी तरह चीखने लगी, क्योंकि अमन पूरा खून में सना हुआ था। और तब गार्ड ने भागकर अमन को रोकते हुए कहा, साहब जी ये मर चुके हैं, छोड़ दीजिए। और अमन ने गुस्से में भाला फेंका और अपने आदमी से कहा, इन 5 की गर्दन उतार कर चौराहे पर टांग दो और सबको बताओ हवेली की इज्जत पर हाथ डालने वालों का क्या अंजाम होता है, और पूरे गांव में बता दो अगर किसी ने उनकी लाश का अंतिम संस्कार किया तो उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा, इनकी लाश को आवारा कुत्ते खाएंगे। और गार्ड ने जो हुक्म कहा। याना बेहोश थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर कहा, घबराहट से बीपी शूट कर गया है, रात तक होश आ जाएगा। अब डॉक्टर जा चुके थे और अमन दीवानों की तरह याना को देख रहा था। अमन उसके बराबर में लेटा उसके ऊपर झुका दीवानों की तरह उसके चेहरे को देख रहा था। उसके माथे पर और हाथ पर पट्टी बंधी और गालों पर खरोंच के निशान थे और अमन आहिस्ता आहिस्ता एक टूक देखता हुआ उसके हर जख्मों को छू रहा था। और सब कमरे में जमा थे। धारा की तो खून देखकर हालत खराब हो गई थी। अमन ने अब आहिस्ता से याना के गाल को चूम कर कहा, मुझे नहीं जाना चाहिए था तुम्हें छोड़कर। किसके ऊपर छोड़कर गया मैं तुम्हें? तुम मेरी हो, मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी जान हो। कैसे मैं अपने जान को दूसरे हाथों में सौंप गया। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। और अमन ने याना की दोनों भीगी पलकों को चूमा और उसको खुद में भींच लिया। तब बुआ जी ने शिवानी और गुड्डू से कहा, जाओ तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, अभी थारी भाभी सा बेहोश है और थारे भाई सा होश में ना है। अमन वाकई होश में नहीं था, उसको बस याना की फिक्र थी। वो कभी उसको सीने से लगा रहा था तो कभी उसके जख्मों को चूम रहा था और बेहोश याना से ही दीवानों की तरह बातें कर रहा था। अमन को होश नहीं था। अभी कमरे में उसके छोटे भाई बहन भी मौजूद है। अब दोनों बच्चे कमरे से चले गए। बुआ जी ने ईशा से कहा, चलो ईशा अब तुम भी अपने कमरे में चलो, याना से सुबह मिल लेना। और ईशा ने अब अमन को देखा जिसने याना को सीने से लगाया हुआ था और ईशा ने दिल में कहा, ये तो सब उल्टा हो गया। याना ने तो एक झटके में ही अमन की सारी हमदर्दी बटोर ली। अमन का दबा हुआ प्यार बाहर आ गया। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। रात के किसी पहर याना की आंखें खुली और याना को अमन ने अपने सीने में छुपाया हुआ था।
और याना अब फिर से चीखने लगी। उसको लगा कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है और याना अमन को पीछे धकेलते हुए बुरी तरह चीखने लगी, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो। और अमन ने एकदम आंखें खोली और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, याना मैं हूँ अमन। लेकिन याना बराबर अमन को खुद से दूर कर रही थी और अमन ने फिर से उसको अपने बाहों में दबोचकर अपने होंठ उसके सर पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमर को सहलाते हुए कहा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स। अमन बेड के क्राउन से टैक लगा कर बैठा था और उसने याना को अपनी गोद में लिटाया हुआ था और उसको अपने सीने में किसी बच्चे की तरह दबोच रखा था और कभी प्यार से उसके बालों में तो कभी उसकी कमर को सहला रहा था। और याना के अब दिमाग ने काम करना शुरू किया तो उसको होश आया, वो अमन की बाहों में थी और याना ने अब बिलक बिलक कर रोने लगी और अमन ने अब उसको अपनी बाहों में भींच लिया। शशिश, डोंट क्राई, सब ठीक है, कुछ नहीं मेरी चंदा, सब ठीक है। अब याना ने रोते हुए कहा, आप मुझे छोड़ गए और वो मेरा रेप करना चाहते थे, आप मुझे फिर से छोड़ जाएंगे और वो फिर से आ जाएंगे। तब अमन ने उसके माथे को चूम कर कहा, अब मैं अपनी जान को एक पल को भी खुद से दूर नहीं करूंगा और क्योंकि मैंने उनको ऐसी जगह पहुंचाया है अब कभी वो नहीं आएंगे। और याना ने अब अमन के गले में मुंह छुपा कर रो रही थी और उसके गले में दोनों हाथ डालकर उसके बुरी तरह लिपट कर रोने लगी और रोते हुए कहा, आपको पता है वो क्यों मेरा रेप करना चाहते थे? वो कह रहे थे हम उस औरत का रेप करते हैं जिस औरत को उसका मर्द प्यार नहीं करता। अब अमन ने शिद्दत से उसके दोनों गालों को चूम कर एक गहरा सांस लेते हुए कहा, किसने कहा तुम्हारा मर्द तुमसे प्यार नहीं करता? वो तो तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अब याना ने हिचकी लेते हुए कहा, तो फिर मुझे माफ क्यों नहीं करते? मैंने जो कुछ किया सब अनजाने में किया, प्लीज माफ कर दो। तब अमन ने उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, लेकिन उस पहले मेरी एक शर्त है। तब याना ने हैरान होते हुए पूछा, कैसी शर्त? और याना को अमन अब याना को गहरी नजरों से देख रहा था। एपिसोड 68। अब अमन ने शिद्दत से उसके दोनों गालों को चूमकर एक गहरा सांस लेते हुए कहा, किसने कहा तुम्हारा मर्द तुमसे प्यार नहीं करता? वो तो तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अब याना ने हिचकी लेते हुए कहा, तो फिर मुझे माफ क्यों नहीं करते? मैंने जो कुछ किया सब अनजाने में किया, प्लीज माफ कर दो। तब अमन ने उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, लेकिन उस पहले मेरी एक शर्त है। तब याना ने हैरान होते हुए पूछा, कैसी शर्त? और याना को अमन अब याना को गहरी नजरों से देख रहा था और मुस्कुरा कर उसकी नाक से अपनी नाक टच करते हुए कहा, पहले तुम्हें 100 टाइम मुझे आई लव यू बोलना पड़ेगा और मुझसे वादा करना होगा। अब तुम कभी मेरी फीलिंग हर्ट नहीं करोगी और कोई बात मुझसे नहीं छुपाओगी। और याना ने अमन के हाथ पर रखकर प्रॉमिस लिया। अब अमन ने कहा, अब आई लव यू। तब याना ने मुस्कुरा कर आई लव यू आई लव यू आई लव यू कहना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही याना के 100 टाइम्स आई लव यू कंप्लीट हुआ, अमन आई लव यू टू कहा। और अब याना की नज़र अमन के हल्के गुलाबी होठों पर थी जो उसकी हल्की ब्राउन शेव के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब याना को उस आदमी के काले भयानक होंठ याद आए तो याना ने एकदम झुरझुर्री सी ली। अब याना ने आहिस्ता से अपनी उंगली अमन के होठों पर फेरी और आहिस्ता से उसके होठों के पास आकर कहा, अमन ये हादसा मेरे दिमाग में चिमिट सा गया है, प्लीज मुझे इससे बाहर निकाले। और याना अब एकदम अमन के होठों पर झुक गई। अब दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे और इसके साथ ही याना अपने एक हाथ से आहिस्ता आहिस्ता अमन के सीने दबोचने लगी और कभी उसके कंधे को भींच रही थी और अमन अब उसके इशारे को समझने लगा था वो क्या चाहती है, क्योंकि जब भी उसको उसे कस की नीड होती थी वो अमन को इसी तरह के इशारे देती थी और अमन ने अब उसको एक झटके से अपने नीचे कर लिया और अब दोनों का पैशन बढ़ने लगा और अमन अब उसके गले को किस कर रहा था और याना ने तभी अपनी नाइटी का कोट उतार दिया और अब याना का जिस्म सामने से न्यूड हो चुका था और याना ने अब अमन का हाथ पकड़कर अपने ब्रेस्ट पर रखा और अमन ने अब मुस्कुरा कर उसके कान में बाइट करते हुए कहा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक हो जाओ फिर तुम्हें मुझे सेड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने किस तरह खुद को रोका हुआ है ये मैं ही जानता हूँ। सो टेक सम टाइम टू हील योरसेल्फ टू बेयर माई ट्रबल्स एंड माई पैशन, गॉट इट माई लेडी। और अमन ने आहिस्ता से उसकी नाइटी से उसके जिस्म को ढक दिया और याना शर्मिंदा सी होंठ काटती रह गई और अमन समझ गया कि वो खुद को एम्बैरेस्ड फील कर रही है। तब अमन ने उसको अपने सीने और लिटाकर कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ याना, तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर, मेरे जिस्म पर जिस तरह से एक मर्द अपनी नीड औरत पर जाहिर करता है उसी तरह एक औरत का भी पूरा हक है अपनी नीड अपने हस्बैंड पर जाहिर करने का। तब याना ने कहा, तो क्या सिर्फ जाहिर करने का है, नीड पूरी करने का फर्ज नहीं है? अब अमन जो उसको अपने सीने पर लिटाकर उसको अपनी बाहों में लेकर लेटा था अब हंसते हुए कहा, बिल्कुल है, लेकिन पहले अपने पार्टनर का फिट रिक्रूटमेंट है। तब याना ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे आपका प्यार चाहिए, फिर पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। और याना ने कहा, आपने कहा था जब मुझे मर्द की ज़रूरत हो तो मेरे पास ही आमना, तो आज मुझे मेरे मर्द की ज़रूरत है। और अमन अब खामोशी से उसके चेहरे को देख रहा था, फिर अगले ही लम्हे उसके होठों को थाम चुका था
और याना को अब उसका छूना बहुत सुकून दे रहा था। अमन याना को एक नाजुक गुड़िया की तरह छू रहा था, जरा भी उसके साथ सख्ती नहीं कर रहा था। वो जरा सिसकी लेती तो अमन तुरंत रुककर उससे बार बार पूछता क्या तुम ठीक हो गया, और याना मुस्कुराकर पलके झुकाकर अमन को जारी रहने के लिए कहती। ये सब वो आदमी भी याना के साथ करना चाहते थे, लेकिन उनका छूना याना के लिए किसी जख्म की तरह महसूस हो रहा था, और अब अमन का छूना याना को जख्मों पर मरहम के जैसा महसूस हो रहा था। और याना ने अपने नाखून शिद्दत से अमन के पीठ में गाड़ दिए और अमन सर से लेकर पैर तक किस करके अपने होठों से याना के जिस्म से अनचाहा एहसास खत्म करना चाहता था। उसको अपने ऊपर लिटा लिया। याना बार बार उसको फोर्स कर रही थी कंटिन्यू करने को, लेकिन अमन अभी उस पर सख्ती नहीं करना चाहता था। उसके पास पुलिस के आदमी आए थे कल के हादसे के बारे में पूछताछ करने के लिए। अब अमन जैसे ही बाहर आया तब धारा के पिता ने अमन से कहा, बेटा जरा हमको अपना फ़ोन दिखाना, हमारा फ़ोन कहीं मिल नहीं रहा है। तब अमन उनके हाथ में अपना फ़ोन देकर चला गया। मोना चीखती हुई हेमंत के पास आई और गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीके को याना के पास भेजने की? मेरी तुमसे डील सिर्फ अमन को तलाक से तलाक लेकर मेरी बेटी को वापस लाने तक की हुई थी, लेकिन इसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की नहीं हुई थी। तब हेमंत ने कहा, मासी आपको क्या लगता है अमन इतनी आसानी से याना को वापस भेज देगा? कभी नहीं। वो अगर याना को तलाक भी दे देगा तो भी आपके पास तक नहीं भेजेगा। इस सब में मैं बुरी तरह फंस गया, मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा, बस ये देहाती बीवी मिली है मुझे, वो भी 1000 करोड़ के एहसान के साथ। सोचा था याना अमन से तलाक लेगी तो एलिमनी के तौर पर अमन से चाइना वाली ज़मीन मांग लेगी याना, लेकिन इस मेजर ने तो ना तो याना को तलाक दिया, प्लस में मेरी बहन को भी अपने पास रख लिया। इसलिए मैंने ये दूसरा रास्ता निकाला है। अगर एक बार मेजर ने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिए तो आपको नहीं पता मेजर का पीछा हमेशा के लिए आपकी बेटी से छूट जाएगा, क्योंकि अगर एक बार मेजर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया सीधा उसको फांसी लगेगी, क्योंकि कोई कितना बड़ा अफसर हो देशद्रोही को सिर्फ फांसी मिलती है, जो अमन को मिलेगी और पैसा हमें मिलेगा। तब मोना ने कहा, लेकिन वो है किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट? तब हेमंत ने कहा, अमेरिका से इंडियन आर्मी के हथियार आ रहे हैं जिनकी डिलीवरी सिर्फ जनरल मेजर अमन शेखावत लेता है। उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर 12 बड़े ऑफिसर के साइन है, लेकिन बिना अमन के साइन के हथियार की डिलीवरी नहीं ली जा सकती। इसलिए डीके ने मेजर के अंडर काम करने वाले ऑफिसर को खरीद लिया है, जिन्होंने वो पेपर अमन के ऑफिस से चुरा कर दिए हैं। बस एक बार उन पर मेजर के साइन हो जाए तो अमेरिका से हथियार का जहाज रात 3 बजे लैंड करेगा और आर्मी के लोग वहां पहले से ही होंगे, लेकिन वहां आर्मी के लोग नहीं बल्कि हमारे लोग खड़े होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर, और वेपन हाथों हाथ ही तुर्की की गवर्नमेंट के जहाज में लोडेड कर देंगे और इल्ज़ाम आएगा अमन पर। वो ऑफिसर खुद को घायल कर लेंगे ताकि सबको लगे उन पर अमन के आदमियों ने हमला किया है, जबकि हथियार हमारे पास होंगे। और मासी तुर्की की गवर्नमेंट हमें उस एक गन के 10-12 लाख दे रही है और उस जहाज में कई लाख हथियार है। अब जरा सोचो कितना मोटा फायदा होगा। तब मोना ने कहा, लेकिन ये इतनी बड़ी प्लानिंग तुमने कैसी अंजाम दी? तब हेमंत ने कहा, मैंने नहीं मासी, डीके ने और उसके बॉस ने की है, जो तुर्की में रहता है। वो हमारे देश की तिहाड़ जेल भागा हुआ बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अब तुर्की के अंदर राज कर रहा है। सभी ऑफिसर को उसने ही खरीदा है, हम तो बस उसके ऑर्डर के मुताबिक चल रहे हैं। इसलिए आप किसी भी तरह याना से कहकर उन पेपर मेजर के साइन लो, वरना डीके का बॉस याना को और हम सबको जान से मार देगा। और मोना ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं याना पर इस केस को लेकर और प्रेशर डालूंगी। वैसे ये डीके है कौन? तब हेमंत ने कहा, देखा मैंने भी नहीं है, बस मास्क लगा कर रखता है। और ये सब दरवाजे के आड़ में खड़ी पूनम सुन चुकी थी। अब पूनम की दुनिया घूम रही थी अपने भाई के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश जानकर। अब पूनम भागती हुई कमरे में आई और अपने भाई को कॉल लगाने लगी, लेकिन अमन का कॉल बिजी था। अब जैसे ही अमन ने कॉल उठाया तो पूनम ने एक सांस में बोलना शुरू कर दिया, भाई सयाना भाभी जो आपसे पेपर साइन करना चाहती है वो मत करना, क्योंकि उनकी माँ उनको मजबूर कर रही है आपको फंसाने के लिए। वो कागज़ आपके आने वाले माल की डिलीवरी के कागज़ है। तभी किसी ने पीछे से पूनम की गर्दन दबोच ली और पूनम की एक चीख निकली। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।